हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम क्लास 10 हिंदी मीडियम साइंस का जीव विज्ञान का चैप्टर जैव प्रक्रम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें पहला पार्ट जो पोषण है, आज उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड वन शॉट वीडियो है जिसमें पूरे पोषण की प्रक्रिया को हमने एक्सप्लेन किया है। तो शुरू करें। तो बेटा सबसे पहली बात जो आती है कि जो जितने भी जीवित प्राणी हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर वो सांस लेते हैं, उन्हें पोषण की आवश्यकता पड़ती है, रिप्रोडक्शन होता है, वो संतान पैदा करते हैं। और जो बाहरी संवेदनाएं हैं जिसको हम स्टिमुलस भी कहते हैं, स्टिमुलस के प्रति वो रेस्पॉन्स देते हैं। और ये सारी चीजें उन्हें बाकी निर्जीव चीजों से अलग करती है। अब इस जो पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम क्या होता है? वो सारी प्रक्रियाएं जो शरीर के समुचित कार्य वहन के लिए आवश्यक होती हैं, उन्हें जैव प्रक्रियाएं कहा जाता है, या जीवन प्रक्रियाएं उन्हें हम कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब एक यह शब्द है होम्योस्टेटिस। शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित रख पाना, वो होम्योस्टेटिस कहलाता है। जो छोटे जीव होते हैं वो होम्योस्टेटिस नहीं कर पाते, तो अपने बाहरी वातावरण के हिसाब से ही वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं। जबकि मनुष्य में ये पाया जाता है होम्योस्टेटिस। ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि जीवित या सजीव प्राणियों में पाई जाती है। सेल्स की बनी होती है, कोशिकाओं की बनी होती है, उनमें संगठन स्तर पाए जाते हैं। जैसे कोशिका मिलके क्या बनाती है, आप सबको पता है, कोशिका मिलके क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। तो इस तरह से विभिन्न स्तर उनमें पाए जाते हैं। वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और उनमें विकास पाया जाता है। और जो बाहरी उद्दीपक हैं उनके प्रति वो संवेदना दर्शाते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं निर्जीवों में नहीं पाई जाती। ये हम कह सकते हैं ये मुख्य अंतर है सजीव और निर्जीव के। तो सजीव सबसे पहले पोषण करते हैं, निर्जीवों में पोषण नहीं पाया जाता। दूसरा, वृद्धि, सजीवों में वृद्धि होती है नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द मैंने लिखा है, वृद्धि। अब देखिए कोई निर्जीव वस्तु है, कोई पहाड़ है, उस पर भी कुछ चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि वृद्धि है। तो वृद्धि अगर सजीवों में बात करें, बेटा बहुत ध्यान से सुनना है आपको, आंतरिक वृद्धि से मतलब है यहाँ पर। बाहरी वृद्धि नहीं होती। बाहरी वृद्धि तो निर्जीवों में भी पाई जाती है। आंतरिक वृद्धि सजीवों का गुण होता है। तीसरा, क्रियाएं करते हैं, उनमें जनन पाया जाता है। तो ये कुछ विशेष क्रियाएं हैं जो सजीव और निर्जीव में अंतर करती है। उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देना, ये भी सजीव और निर्जीव में एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा करता है। अब इस पाठ में हम चार मुख्य क्रियाओं, पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। चार भागों में इस पूरे पाठ को हम पूरा करेंगे। तो पहला भाग आज जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, उसको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। और पोषण पौधों में भी और प्राणियों में भी, दोनों में किस तरह से पोषण होता है उसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे।
अब देखिए जैव प्रक्रम, फिर से वही डेफिनेशन आ गई है। जो जीव के अनुरक्षण का कार्य करे, वो सारी प्रक्रियाएं जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करे, वो क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। अब इसमें 4 प्रक्रियाएं अभी मैंने आपको बताई, पोषण, संवहन या परिवहन जिसको कहते हैं, श्वसन और उत्सर्जन। तो पहला भाग हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि भोजन को ग्रहण करना, उसका पाचन, अवशोषण और शरीर के द्वारा उसका उपयोग करना विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए, वो पोषण कहलाता है। तो 4 भाग हो गए मुख्यतः। भोजन को ग्रहण करना, दूसरा उसका अवशोषण करना, तीसरा उसका उपयोग करना, और फिर जो अपशिष्ट है उसका बाहर निकालना। तो पोषण 2 तरह का पाया जाता है। जितने भी जीव हैं, सजीव हैं, उनमें 2 तरह का पोषण पाया जाता है। आप छठी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी क्या होता है कि वो है पोषण जिसमें आसपास के पदार्थों से प्राणी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये मुख्यतः हरे पौधों में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जो वर्णक होता है, उसकी सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जबकि बाकी जितने भी जीव जंतु हैं, वो पौधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। वो पोषण विषमपोषी पोषण कहलाता है। तो स्वयंपोषी और विषमपोषी 2 तरह का पोषण हो गया। अब हम पहले देखेंगे पौधों में पोषण कैसे होता है। सबसे पहले पौधों में जो प्रक्रिया है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 3 भागों में होती है। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा, उस प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। और तीसरा है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जल का प्रकाश की उपस्थिति में विघटन, वो फोटोलिसिस कहलाता है। तो स्वयंपोषी बाहर से क्या क्या लेता है? कच्ची सामग्री क्या क्या होती है बाहर से? सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है, हरी पत्तियों में क्लोरोफिक वर्णक पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिल जाती है, और जल मिट्टी से अवशोषित किया जाता है। तो इन 4 चीजों की मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है पौधों को। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ये याद रखना है। CO2 और H2O मिलके, ये आप बहुत सारी जगह पे देखोगे ग्लूकोज लिखा होगा यहाँ पे, नहीं, ये ग्लूकोज नहीं, पौधों में ये मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है, याद रखना है आपको। और इस स्टार्च को जो दूसरे जीव जंतु जैसे मनुष्य है, वो माल्टोज, शर्करा के रूप में उपयोग करते हैं। तो पौधों में ये मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे पहली चीज सूर्य का प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, और चौथा क्लोरोफिल जो कि हरी पत्तियों में पाया जाता है। इनकी मदद से CO2 प्लस H2O मिलके, और साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जिसका हम श्वसन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है,
तो ये जो है, ये जो मैं बता रहा था, ये स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में पौधों में संग्रहित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम का वीडियो अलग से आपको मिल जाएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। अगर हम इसको पूरा समराइज करें तो आप इस तरह से कह सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन बनाया जाता है, सूर्य का प्रकाश, पानी, और जिससे खुद को और अन्य जीवों को पोषण प्रदान किया जाए। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब जो मैं बता रहा था तीसरा स्टेप, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देखो, फोटो का मतलब होता है प्रकाश और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो जो जल का अणु है वो प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है, इसलिए इसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकला वो यूज कर लिया गया, और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के सेवन की सुविधा के लिए मदद कर देता है। अब ये जो रंध्र हैं जिनको हम स्टोमेटा भी कहते हैं, ये स्टोमेटा और पत्ती बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। रंध्रों के द्वारा दो महत्वपूर्ण काम होते हैं। ये गैसों के परिवहन के लिए, गैसों के विनिमय के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और जल के अवशोषण में भी मदद करते हैं। जो वाष्पीकरण होता है उसको नियंत्रित करने का काम भी रंध्र के द्वारा होता है। जब पानी की मात्रा अधिक होगी तो जो द्वार कोशिकाएं हैं वो फूल जाती है और रंध्र छिद्र का आकार बढ़ जाता है, जिससे पानी का बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है वाष्पीकरण के द्वारा। लेकिन जब जल की मात्रा बहुत कम है, पौधे को बहुत कम मात्रा में जल उपलब्ध है, तो ये रंध्र छिद्र बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण प्रक्रिया नहीं हो पाती। दूसरी तरफ अगर हम पत्ती की संरचना देखें तो जो ऊपर की सबसे बाहरी परत होती है उसको क्यूटिकल कहते हैं। ये वाष्पीकरण को नियंत्रित करने में सहायता करती है। उसके बाद ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा, अपर और लोअर एपिडर्मिस इसको कहते हैं, और ये सारा हिस्सा मीजोफिल कहलाता है। यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है जो हरित लवक है, और बीच बीच में वायु कोश आपको दिखाई दे रहे हैं। ये द्वार कोशिकाएं हैं, स्टोमेटा, यहाँ पे रंध्र आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम संवहन बंडल। जो जाइलम है वो जल के परिवहन में मदद करता है, और जो फ्लोएम है वो भोजन के परिवहन में मदद करता है। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे, इसी पार्ट में आगे हम पढ़ेंगे परिवहन में कि पौधों में परिवहन कैसे होता है जाइलम और फ्लोएम की मदद से। तो रंध्र और पत्ती प्रकाश संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम दूसरे भाग पे आते हैं, विषम पोषी पोषण। ये अलग अलग तरह का हो सकता है। होलो जो एक जो पूरा का पूरा भोजन एक गोले के रूप में मुंह या मुंह के जैसी संरचना के थ्रू अंदर लिया जाता है, और उसका पाचन शरीर के अंदर हो, उसको होलोजोइक या प्राणी संपोषण कहते हैं। हमारे इंसानों में और अमीबा में अभी हम देखेंगे दोनों ही उदाहरण किस तरह से यहाँ पे पोषण होता है। परजीवी जो दूसरों पर उपस्थित रहे, या तो शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर। अमरबेल जिसको कसकटा कहा जाता है। अभी हमने देखा था कि पौधे
स्वपोषी होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है जो परजीवी होता है, विषमपोषी होता है। जूं, फीताकृमि हमारे आंत में पाए जाते हैं। और मृतजीवी पोषण, जो हमारे आसपास जो जीव मर जाते हैं, जो भोजन सड़ जाता है, गल जाता है, उनसे जो भोजन ग्रहण करते हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं। फफूंदी और कवक इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो विषमपोषी में प्राणी संपोषण, परजीवी पोषण और मृतजीवी पोषण पाया जाता है। अलग अलग तरह के जीवों में अलग अलग तरह का पोषण होता है। अब देखिए, मैं जो बता रहा था आपको, होलोजोइक, जो मुंह और मुंह के जैसी संरचना के थ्रू अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये अमीबा है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। तो जैसे ही खाद्य के कण आसपास दिखाई देते हैं, यहाँ पर एक और संरचना होती है, रिक्तिका। तो इसकी जो भित्ति है उसमें परिवर्तन आता है और कूटपाद का निर्माण होता है, जिसको हम सूडोपोडिया भी कहते हैं। कूटपाद का निर्माण होता है। ये कूटपाद भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है, उसके चारों तरफ अब एक आकृति बन जाती है और भोजन अमीबा के शरीर में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पे जो रिक्तिका है, अब उसमें भोजन चला जाता है, तो ये रिक्तिका खाद्य रिक्तिका में परिवर्तित हो जाती है। अभी सिर्फ रिक्तिका थी, अब भोजन इसमें आ गया। भोजन के आते ही ये खाद्य रिक्तिका कहलाती है। खाद्य रिक्तिका में इसका विघटन होता है, जटिल पदार्थ से सरल पदार्थों का निर्माण होता है एंजाइम्स की सहायता से। एंजाइम इसके ऊपर काम करते हैं और ये जटिल से सरल में परिवर्तित हो जाता है। सरल खाद्य पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है और अवशोषण के बाद जो बचा हुआ या बिना पचा हुआ भोजन है वो कोशिका की सतह से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो एक कोशिकीय जीव है जैसे अमीबा है, इनमें इस तरह से पोषण की प्रक्रिया पूरी होती है। बहुत सरल है। चलिए, अब दूसरा एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियम। पैरामीशियम में किस तरह से पोषण होता है? पैरामीशियम एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय है। बिना देखे फटाफट आपको बताना है पैरामीशियम किस तरह का प्राणी है, एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए फटाफट। नहीं याद है किसी को? इसमें भी जो भोजन लेने की प्रक्रिया है बहुत सरल तरीके से होती। तो एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, हमने प्रोसेस को देखा। अब हम बहुकोशिकीय जीवों में किस तरह से पाचन होता है उस प्रक्रिया को देखेंगे। मनुष्य का पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आप यहां से शुरू करेंगे। मुख गुहा, ये वाला हिस्सा मुख गुहा कहलाता है, जिसमें मुख्यतः दो संरचनाएं उपस्थित होती हैं, जीवा और दांत, टंग एंड टीथ। यहाँ पे दोनों संरचनाएं उपस्थित रहती हैं। जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे ग्रसिका होती है। ग्रसिका से भोजन हमारे आमाशय में आता है, स्टमक में आता है, वहां से छोटी और बड़ी आंत, गुदा द्वार से होता हुआ शरीर से बाहर निकल जाता है। तो हमारे जो पाचन तंत्र है, हमारा जो पाचन तंत्र है, उसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, या मनुष्य के पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। एक को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, भोजन नलिका, और दूसरा होता है पाचन ग्रंथियां।
तो मुंह से लेकर ग्रसिका, आमाशय, छोटी बड़ी आंत, गुदा द्वार, ये सब क्या कहलाते हैं? भोजन नलिका का निर्माण करते हैं। जबकि यकृत, पित्ताशय, ये सारी संरचनाएं मिलकर पाचन ग्रंथियां कहलाती हैं। अब आपको ये भी पता है कि मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। वो पौधों को भी खा सकता है और दूसरे जानवरों से भी अपना भोजन ग्रहण कर सकता है। तो पाचन तंत्र में जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसके साथ जो पाचन ग्रंथियां हैं मिलकर शरीर को पोषण देने का कार्य करती है। अब ये पोषण जो है 5 चरणों में पूरा होता है। मनुष्यों में जो पोषण है 5 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण अंतःग्रहण, भोजन का मुख के माध्यम से शरीर में प्रवेश, पहली प्रक्रिया है। अब जो आहार नाल है उसमें 4 प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहला अंतःग्रहण हो गया। दूसरा, उसके बाद क्या होगा? जो हमारे दांत है वो पाचन करेंगे, बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। उसके बाद अवशोषण होगा, जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी, राइट। और चौथा होता है आत्मसात। उस भोजन से जो ऊर्जा मिली उसको हम विभिन्न क्रियाओं के लिए उपयोग करते हैं। उसके बाद आखिर में जो अपचित पदार्थ होता है उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो जो मनुष्य है उसमें पोषण 5 हिस्सों में पूरा किया जाता है: अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और उत्सर्जन। याद रहेगा आप सबको? अभी तक कोई भी आपको डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं जहां पे भी आपको डाउट लगे। चलिए आगे चलें। ये देखिए, तो सबसे पहला भाग जो होता है हमारा मुख वाला भाग, उसमें 2 संरचनाएं होती हैं, जीवा और हमारे दांत। ऊपर जिसको हम छत भी कह सकते हैं, वो तालु होता है। तालु भी 2 हिस्सों में बटा होता है। अगर आप अपनी जीभ को ऊपर की तरफ लगाएंगे तो आगे की तरफ थोड़ी सी हड्डीनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, उसको ठोस तालु कहा जाता है। और पीछे बिल्कुल सॉफ्ट पार्ट होता है जो नरम तालु कहलाता है। उसके बाद एक इस तरह की एक संरचना अगर आप मुंह खोल के देखोगे तो हिलती हुई दिखाई देती है, अलीजिया जिसको कहते हैं। और हमारा जो मुख द्वार है वो साइड में गालों से और आगे की तरफ होठों से बंधा हुआ होता है। तो ये होठ आपको दिखाई दे रहे हैं और साइड में आपको गाल दिखाई दे रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो हिस्सा होता है वो दांत होते हैं। तो सबसे आगे के जो दांत होते हैं वो कृंतक कहलाते हैं। उसके बाद रदनक, अग्र चरणवक और चरणवक, 4 तरह के दांत होते हैं। 4 प्रकार के दांत मनुष्य में पाए जाते हैं। जो दांत हैं उनका मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। उनका जो अरेंजमेंट है उसको दंत विन्यास कहा जाता है। 2 1 2 3। तो इस तरह से संख्या आती है 32। ठीक है। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये वयस्क में होता है। और अगर बच्चे में पूछा जाए तो इसमें प्रीमोलर्स नहीं होते। तो दांतों की संख्या सिर्फ 20 होती है।
दूध के दांत 20, वयस्क में दांत 32। याद रहेगा आप सबको, कई बार पूछा जाता है। उसके बाद मुंह से जो भोजन है वो कहां से आता है? आहार नाल में आता है। आहार नाल एक लंबी सी नलिका होती है जो मुंह से शुरू होकर गुदा पर समाप्त होती है। इसके विभिन्न हिस्से होते हैं और इसकी लंबाई भी अलग अलग हो सकती है। अब जो दांत की संरचना मैं बता रहा था आपको, उसमें जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं। ये देखिए कि जो सबसे ऊपर का हिस्सा जो आपको दिखाई देता है, बाहर से जो दिखाई देता है, उसको क्राउन कहा जाता है। और जो बीच का हिस्सा है जो हमारे मसूड़े में होता है, उसको वो छोटा सा हिस्सा होता है, उसको नेक कहते हैं, गर्दन। और सबसे नीचे का हिस्सा रूट या जड़ कहलाता है। तो सबसे ऊपर तामचीनी, सबसे ऊपर का भाग जो है वो तामचीनी कहलाएगा। उसके बाद डेंटाइन, आप हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, डेंटाइन ही कहलाएगा। इसमें 70% तक अकार्बनिक लवण होते हैं। अकार्बनिक लवण की मात्रा लगभग 70% होती है। तामचीनी, जिसको हम इनेमल कहते हैं, हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है। सबसे कठोर हिस्सा मनुष्य के शरीर का इनेमल या तामचीनी कहलाता है। याद रहेगा आप सबको, तामचीनी हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है। उसके नीचे की जो परत है वो डेंटाइन कहलाती है, जिसमें 70% अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। ये जो सॉकेट है, इसको सीमेंट कहते हैं, जो दांत को अपनी जगह पे फिक्स रखने में मदद करता है। तो जो मैं बता रहा था आपको कि अग्र चरणवक बच्चों में नहीं पाए जाते, इसी वजह से उनमें दांतों की संख्या 20 होती है। और आखिरी चरणवक भी 25 साल की उम्र के आसपास आता है। तो जो दंत विन्यास है या दंत सूत्र है, वो ये वयस्कों में और ये बच्चों में पाया जाता है। अब जो निकला हुआ भोजन है, जिसको दांतों के द्वारा छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया गया, और यहाँ पर लार ग्रंथि होती है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, जिसमें लार पाई जाती है, सलाइवा पाई जाती है। ये एक नलिका के माध्यम से, ग्रसिका के माध्यम से इसको हमारे स्टमक तक, आमाशय तक पहुंचाता है। अब इस नली में संकुचन होता है और इसकी वजह से भोजन नीचे की तरफ जाता है। मैं आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जिसकी मदद से भोजन नीचे तक पहुंचता है। अब इसके 4 हिस्से होते हैं: जठरागम, फंडस, जठर निगम। अब ये जो हिस्सा है, इसको कार्डियक भी कहा जाता है। ये मुख्य पार्ट है जहां पे डाइजेशन होता है, जहां पे पाचन होता है। एक तरफ ये ग्रसिका से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ ये छोटी आंत से जुड़ा होता है, ग्रहणी से जुड़ा होता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। आगे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे 2 एंजाइम, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। ये HCl उनको एक्टिव बना देता है और वो रेनिन और पेप्सिन में चेंज हो जाते हैं।
रेनिन और पेप्सिन में चेंज हो जाते हैं, जो प्रोटीन के डाइजेशन में, प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो एसिड आ गया, तो इससे पेट की जो परतें हैं वो जल सकती है। यहाँ पे जो म्यूकस होता है, जो बलगम होता है, वो इस प्रक्रिया को नहीं होने देता। ये जब हमारे पेट की जो परतें हैं उसको अम्ल के प्रभाव से बचाता है। अब यहाँ पे जो फूड आया, एक ठोस द्रव्यमान के रूप में जो पेट में हमारे भोजन आता है, उसको क्या कहा जाता है, याद रखें आप, चाइम कहा जाता है। अब यहां से भोजन कहाँ जाएगा, यहां से भोजन जाता है छोटी आंत में। यहां से भोजन हमारा जाएगा छोटी आंत में। और छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, आप में से अगर किसी को पता हो तो, इसको क्षुद्रांत भी कहते हैं। ये हमारे आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। फिर भी इसको छोटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है, लंबाई ज्यादा होती है। तो क्षुद्रांत 3 भागों से मिलकर बना होता है, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। ये तो इंग्लिश नाम हो गया, आप कहोगे। जो पेट से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है वो ड्यूडेनम कहलाता है, ठीक है। और इसी ड्यूडेनम में दो चीजें और आके जुड़ जाती हैं। इसी ड्यूडेनम में दो चीजें और आके यहाँ पे जुड़ जाती हैं। एक तो पित्त जो है, पित्त, पित्त की नली, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइल डक्ट, पित्त की नली। और दूसरा पैनक्रियाज की नली, पैनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों आके इसे मिल जाती है। अब जो बीच का हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, जेजेनम। और सबसे आखिर का जो हिस्सा है वो इलियम कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है, इलियम में। सबसे अधिक पाचन इलियम के हिस्से में होता है, इलियम वाले भाग में होता है। और इसका अंतिम सिरा लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, बड़ी आंत से जुड़ा होता है, जिसको कोलोन कहते हैं या वृदांत कहते हैं। अब जो सबसे अधिक पाचन या अवशोषण, क्योंकि क्षुद्रांत में होता है, तो उसकी आंतरिक संरचना में इस तरह से छोटे छोटे दीर्घरोम पाए जाते हैं, जिनको विलाई भी कहते हैं। दीर्घरोम या विलाई कहते हैं। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर ये संरचनाएं, उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको दीर्घरोम कहते हैं। और इनकी वजह से आंतरिक रूप से जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, जो अवशोषण में मदद करता है, ठीक है। तो दीर्घरोम का कार्य का क्या हो गया, सबसे पहला कार्य कि अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, पहला काम। और दूसरा इसी से मिलता जुलता काम होता है कि जल और भोजन को अवशोषित करके कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जल और भोजन को अवशोषित करता है। तो छोटी आंत में जो दीर्घरोम है, ये दो महत्वपूर्ण कार्य करता है। याद रहेगा आप सबको। छोटी आंत तक हम पहुंच गए हैं। इसमें अगर किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या है, आप अभी लिख सकते हैं। नहीं है कोई समस्या, चलिए। इसके बाद आता है बड़ी आंत, ये वाला हिस्सा।
जिसको वृदांत भी कहते हैं। ये लगभग 5 फीट लंबी होती है। बड़ी आंत लगभग 5 फीट होती है, वो छोटी आंत 6.5 से 7 फीट तक हो सकती है, लेकिन इसका जो डायामीटर है वो ज्यादा होता है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है। इसके भी 2 भाग होते हैं। ये वाला भाग जो नीचे का भाग है इसको मलाशय कहते हैं, ये छोटा हिस्सा होता है, और बाकी हिस्सा वृदांत कहलाता है। इसमें भी अलग अलग हिस्से हैं, जैसे पहला जो हिस्सा है आरोही वृदांत, दूसरा अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स, और आरोही के बाद तीसरा क्या आ जाएगा, अवरोही। सो आरोही वृदांत, अनुप्रस्थ वृदांत और अवरोही वृदांत, 3 हिस्से होते हैं। और इसका आखिरी भाग जो अंतिम भाग है, जो नीचे का भाग है, वो मलाशय कहलाता है। यहां पर एक छोटी सी संरचना और उपस्थित है, ये उंगली की जैसी संरचना आपको दिखाई देती है आरोही वृदांत के, जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, या पूरा नाम इसका होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सुना होगा आपने, अपेंडिक्स का दर्द हो गया और फिर तो एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें मुख्यतः वृद्धि देखी जाती है। इसे परिशिष्ट भी कह सकते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को हम परिशिष्ट भी कहते हैं। इसमें भोजन के पाचन के लिए आवश्यक बैक्टीरिया उपस्थित रहते हैं। कई बार इसका आकार बढ़ने से हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, तो इसको ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया जाता है। मलाशय गुदा से बाहर की तरफ खुलेगा और यहां पर अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब वो जो हिस्सा जो हमारा रह गया था, पेरिस्टल्सिस, एक छोटी सी नलीनुमा संरचना अन्न प्रणाली से कहां तक आती है, छोटी आंत तक आती है। मुख्यतः तो हमारे पेट तक ही आती है वो, क्योंकि पेट से जुड़ा होता है, पर बाकी हिस्सों में भी इस तरह की प्रक्रिया पाई जाती है, इसलिए इसको हम छोटी आंत तक लिख लेते हैं। तो एक भोजन जब एक गोले के रूप में आता है, तो जहां पर वो गोला उपस्थित रहेगा वो हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, और बाकी हिस्सा सकड़ा होता है, संकुचित होता है। तो इस संकुचन के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे मांसपेशियां उपस्थित हैं, भोजन एक गोले के रूप में हमारे पेट तक आता है। इस प्रक्रिया को हम पेरिस्टल्सिस कहते हैं। तो आहारनाल की दीवार में जो मौजूद है मांसपेशियां, उनका संकुचन और एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से भोजन नीचे की तरफ जाने लगता है। उस प्रक्रिया को पेरिस्टल्सिस, और इस मूवमेंट को पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहा जाता है। पेरिस्टल्सिस एंड पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहा जाता है। तो हमने एक हिस्से को पूरा कर लिया है। हमारे जो प्राणियों में, मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है, उसका एक हिस्सा हमने आहार नाल कर लिया। दूसरा हिस्सा है पाचन ग्रंथियां, और कैसे